आज का थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। पिछले क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसमें कितने राजवंशों ने शासन किया था उसके बारे में हमने बात किया था कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक सत्ता पर रही। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वह हमारी 1206 से लेकर 1526 तक शासन करती है और इस पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिन्हें हम एक ट्रिक के द्वारा देखे थे कि गुलाब खिले तब सांस लो। क्या थी कि गुलाब खिले तब सांस लो। गुलाब से जो हमारा गुलाम वंश हो गया, खिले से खिलजी वंश, तब से तुगलक वंश, सौस से सैयद वंश, और लो से लोदी वंश। यह चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास पे की थी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश यह कब कब शासन करते हैं और कितना इनका समय है और इनके संस्थापक कौन थे। यह चर्चाएं हम कर चुके थे और आज हम एक एक वंश के बारे में पढ़ेंगे कि वह कब तक शासन करते हैं और उसमें कौन कौन से शासक हैं, तो उनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहले यानी गुलाम वंश से। तो हम बात करें गुलाम वंश का जो समय है वह 1206 से लेकर 1290 तक शासन करता है और इसमें कुल 3 वंश के शासकों ने शासन किया था। पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश, और तीसरा बलबनी वंश। बलबनी वंश के शासकों ने यहां पर शासन किया था। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि किस वंश में कितने शासक थे, तो कुतुबी वंश में 2 शासकों ने शासन किया है। पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका समय 1206 से 1210 तक यह शासन करते हैं। इसके बाद इनके पुत्र या भाई आराम शाह, इनका शासनकाल अल्प समय के लिए था, कुल 8 माह तक यह शासन करते हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद इल्तुतमिश था वह 1210-11 में शासन करता है और जो 1236 तक सत्ता पर रहता है। इसके बाद इनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन शासन करता है। इसके बाद इनकी पुत्री रजिया शासन सत्ता करती है। फिर पहला इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान, इसके बाद मुइजुद्दीन,
मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके बाद बात करें तो दो शासकों ने अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन, और जो इस वंश के अंतिम शासक थे वह नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1265-66 तक शासन करते हैं और इसके बाद बलबनी वंश की स्थापना करता है। अगर हम इनकी बात करें रजिया सुल्तान की तो यह 1236 से 40 तक, मुइजुद्दीन 1240 से 42 2 साल शासन करता है और जो अलाउद्दीन आलम शाह है वह 1242 से 1244 तक शासन करते हैं और बलबन 1265-66 में, बलबन 1265-66 से लेकर 87 तक शासन करता है और इसके 3 साल में कई शासकों को बदला गया, जिनमें पहला शासक खुसरो, कैकुबाद, शमसुद्दीन, या इन्हीं को क्यूमर्स शासन करता है और इसी की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। कब? 1290। यह है कि इसमें कौन कौन से वंश थे, 3 थे, और उसके जो शासक हैं उनके बारे में, इनके शासकों के बारे में कई बार पूछ लेता है कि इनका क्रम बताइए। इसलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक शासक के बारे में। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके समय की बात करें तो 1206 से 1210 तक इनका शासन है। इनके वंश की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कुतुबी वंश था। और इसके बाद अगर इनके हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनके बचपन में ही निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने दास के रूप में खरीदा था, जिसे बाद में गोरी ने खरीद लिया था। क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया था, जिसे बाद में मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रतिभावान तथा योद्धा था, जो अपनी योग्यता के कारण अमीर ए आखुर के पद पर पहुंच जाता है। अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रमुख या अश्वशाला का प्रधान अमीर ए आखुर के पद पर पहुंच गया था। और 1192 ईस्वी यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का भारत में
भारत में लाहौर सहित संपूर्ण विजित क्षेत्र का सूबेदार बन गया था। क्या है कि 1192 कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का भारत में विजित क्षेत्रों का सरदार बन गया था और यह लाहौर पर नियुक्त था। यदि हम आगे अब बात करें इसके राजनीतिक संघर्ष की या मोहम्मद गोरी की मृत्यु, तो गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी और इसके बाद इसके 3 सरदारों यानी 3 सूबेदारों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होता है, जिसमें गजनी, दिल्ली और मुल्तान सिंध, इसके जो 3 सरदार थे, गजनी में यलदौज, दिल्ली या लाहौर में ऐबक और मुल्तान में कुबाचा शासन कर रहे थे। यह तीनों सत्ता संघर्ष के लिए आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस उत्तराधिकार के युद्ध में कुशल वैवाहिक नीति का पालन किया था। क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार के युद्ध में कुशल वैवाहिक नीति का पालन किया था और ऐबक ने यलदौज की पुत्री विवाह कर लिया। क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गजनी का सूबेदार यलदौज था उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है और अपनी बहन का विवाह लाहौर के सूबेदार कुबाचा से कर दिया था। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी पर आक्रमण करता है और अपने अधिकार में कर लेता है, किंतु वहां की जनता ने ऐबक से संतुष्ट नहीं थी और विद्रोह कर देती है, जिसके कारण ऐबक गजनी को छोड़कर लाहौर चला आता है और वह यहीं से शासन करने लगता है। किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को ही अपना केंद्र बनाकर शासन करता रहा, क्योंकि यलदौज के डर के कारण वह दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बना सका था और ना ही कभी सुल्तान का पद धारण किया था। उसके आगे ऐबक की राजधानी लाहौर ही थी। इसने कभी भी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बना सका, क्योंकि यलदौज के डर के कारण यह लाहौर से ही शासन करता था। ऐबक ने कभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया। यह मलिक या सिपहसालार के पद से ही काम करता था। अब हम बात करें ऐबक की उपाधि। कुतुबुद्दीन ऐबक के कई उपाधियां थी, जिनमें से जो पहली की उपाधि है वह कुरान खां। कुरान जुबानी याद होने के कारण इसे कुरान खां की उपाधि दी गई थी। क्या है, इसे कुरान जो जुबानी याद था इसके कारण इसे कुरान खां कहा जाता था। दूसरी बात करें लाख बख्श।
लाख बख्श, लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। अगली पील बख्श, हाथी के दांत का दान देने के कारण इसे पील बख्श कहा जाता है। अगली इसकी उपाधि हातिम ताई। इतिहासकार हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम ताई कहा था। कौन कौन से इसकी उपाधियां हैं? कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श और हातिम ताई। मोहम्मद गोरी ने इसे मलिक और सिपह सलार की उपाधि दिया था। इसे भी हम लिख सकते हैं मलिक या सिपह सलार। किसने? गोरी ने यह उपाधि दिया था। अब हम आगे बात करें इतिहासकार ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या कहते हैं। तो इतिहासकार फख्र ए मुदब्बिर, इनकी जो कृति है वह आदाब उल बहर में इन्होंने ऐबक की न्यायप्रियता का उल्लेख किया है। फख्र ए मुदब्बिर की जो पुस्तक आदाब उल बहर है उसमें उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की न्यायप्रियता का उल्लेख किया है। दूसरे इतिहासकार हबीबुल्लाह हैं। हबीबुल्लाह यह कहते हैं कि ऐबक में एक तुर्क सा साहस, और ईरानी सी दयालुता और उदारता थी। क्या कहते हैं? इतिहासकार हबीबुल्लाह कहते हैं कि ऐबक में एक तुर्क सा साहस और एक ईरानी सी दयालुता और उदारता सुसज्जित थी। यदि हम आगे बात करें तो 1210 ईस्वी में ऐबक की पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। क्या है कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। आगे यदि हम बात करें कि ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर में लोगों तथा सरदारों में आक्रोश फैल गया था, जिसके कारण ऐबक के भाई या पुत्र आराम शाह को शासक बना दिया गया था। क्या है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद लाहौर की स्थिति को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के यह भाई जो आराम शाह था उसे वहां का शासक बना दिया जाता है। हालांकि आराम शाह के बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह ऐबक का भाई था तथा कुछ लोग इसे ऐबक का पुत्र मानते हैं।
अब हम बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापत्य क्या करवाया गया था। तो स्थापत्य के बारे में हम बात करें तो ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इस्लाम यानी 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम नामक 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। यह अजमेर और इसे दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अजमेर विजय कर लिया था, वहां पर संस्कृत विद्यालय था जिसे तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसी खुशी के उपलक्ष्य में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जो पहले एक जैन मंदिर था। अगले हम इसकी स्थापत्य की बात करें। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, किंतु यह इल्तुतमिश के समय पूर्ण हुई। यह इमारत का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। प्रारंभ में यह 4 मंजिला थी। चौथे मंजिल पर बिजली गिर जाने के कारण 1398 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर एक और मंजिल जुड़वाकर इसे 5 मंजिला इमारत बनवा दी थी। इसका निर्माण अनाज गोदाम के रूप में किया गया था। यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। सबसे ऊंची मीनार यानी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है जो ईंटों से बनी हुई है। अब हम आगे बात करें समय 1210 से 11। कितना समय इनका? 1210 से 11। आगे इनके बारे में बात करें। विद्वानों में इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई या पुत्र को लेकर मतभेद है। कुछ लोग इसे ऐबक का भाई तथा कुछ लोग पुत्र मानते हैं। यदि इनके शासनकाल की बात करें तो इनका समय 8 माह का था। 8 माह का समय था, जिसे 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश पराजित कर देता है और शासक बन जाता है। क्या है?
विद्वानों को आराम शाह के बारे में कुतुबुद्दीन का बेटा या भाई के रूप में लेकर थोड़ा सा संदेह है। कुछ लोग इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा तथा कुछ इसका भाई मानते हैं। अगर इसका शासनकाल अल्पकाल 8 माह का कुल शासन था, यह एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण जो इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था वह इसे पराजित करता है और शासक बन जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।